एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सेप्टेंस क्या होता है और उसके एसेंशियल्स क्या होते हैं, यानी कि ऐसे कौन से रूल्स होते हैं जो कि एक एक्सेप्टेंस को वैलिड बनाते हैं। नाउ एक्सेप्टेंस जब भी एक ऑफ़र की होती है, यानी कि जब एक ऑफ़र बनाया गया, एक ऑफ़र दिया गया और उसको वैसा का वैसा एक्सेप्ट कर लिया गया, तो अब ये जो पूरा इवेंट है ना, ये अब इर्रिवोकेबल हो गया है। अब ये जो प्रपोज़र है ये रिवर्ट बैक नहीं कर सकता, ये पीछे नहीं जा सकता अगर इसका ऑफ़र उसी तरीके से एक्सेप्ट हो गया जैसा कि ऑफ़र दिया गया था। ना इसी रिस्पेक्ट में सेक्शन 2B इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रॉमिस को डिफाइन करता है और वो बताता है कि क्या होता है प्रॉमिस और कब उस प्रॉमिस को जब एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो हम मानते हैं कि ये एक्सेप्टेंस हो गई है। तो कहा गया कि प्रॉमिस वो होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रपोजल जो उसने दिया था उस रिस्पेक्ट में जो दूसरे पर्सन जिसको प्रपोजल दिया गया था उसने सिग्निफाई किया अपने एसेंट को, यानी कि उसने सहमति दी और देयर टू मतलब उसी वक्त उसी तरीके से दी जिस तरीके से उस पर्सन को ऑफ़र दिया गया था। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे अगर ए पर्सन ने बी पर्सन को ऑफ़र दिया कि ए पर्सन अपनी 200 बुक्स 20,000 में बी को बेचना चाहता है, तो बी को भी इस ऑफ़र को उसी तरीके से एक्सेप्ट करना है कि वो भी इन किताबों को यानी कि 200 बुक्स को 20,000 रुपीज़ में एक्सेप्ट करता है खरीदने में। तो यहाँ पर हम नेगोशिएशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जैसा ऑफ़र आया वैसा का वैसा वो एक्सेप्ट भी होना चाहिए और इसीलिए यहाँ पे एक टर्म यूज़ की गई देयर टू। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे में इस प्रपोज़ल को हम एक्सेप्टेड मानेंगे और जब ये ऑफ़र एक बार एक्सेप्टेड हो जाएगा तो अब ये इर्रिवोकेबल हो जाएगा। और इसी से रिलेटेड लॉर्ड एंसन ने एक कोट किया था एक सेंटेंस और उन्होंने कहा दैट एन एक्सेप्टेंस इज टू एन ऑफर व्हाट अ लाइटेड मैच इज टू अ ट्रेन ऑफ गन पाउडर। यानी कि एक्सेप्टेंस जो है ना वो ऑफर के साथ बिल्कुल ऐसा ही रिश्ता है जैसे कि एक लाइटेड मैच का एक कंबस्टेबल चीज़ के साथ में है, यानी कि एक गन पाउडर के रिस्पेक्ट में है। यानी कि अगर आप एक स्पार्क किसी गन पाउडर को दिखा दें तो वहाँ पर वो बस्ट कर जाएगा। अब ये इरिवोकेबल हो गया, अब वो गन पाउडर वापस से वैसा ही बारूद वो नहीं बन सकता। अब आते हैं रूल्स या एसेंशियल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस। तो जो पहला रूल है अपनी डेफिनेशन के हिसाब से तो वो क्या है कि एक्सेप्टेंस कैसी होनी चाहिए, वो एब्सोल्यूट होनी चाहिए एंड अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। एब्सोल्यूट का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने इस छोटे से एग्जांपल में दिया था कि अब यहाँ पे ये जो बी पर्सन जो एक्सेप्टर है ना वो ये नहीं बोलेगा कि नहीं 20,000 में नहीं, चलो 15,000 में कर लेते हैं, या 200 बुक्स नहीं 300 बुक्स चाहिए। तो इस तरीके से कोई नेगोशिएशंस नहीं है, जैसा ऑफ़र आया एब्सोल्यूट तरीके से उसको एक्सेप्ट करना है। और अनक्वालिफाइड यानी कि उसमें कोई कंडीशंस या टर्म्स अपनी कोई ऐड नहीं करनी है उस प्रॉमिजी को, यानी कि उस एक्सेप्टर को। दूसरी जो यहाँ पे एसेंशियल कंडीशन है वो है कि ये जो एक्सेप्टेंस की बात की जा रही है ये यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर के द्वारा ही हो। रीजनेबल एंड यूजुअल मैनर का यहाँ पर क्या मतलब है कि जो आपका कम्युनिकेशन है एक्सेप्टेंस का वो या तो डायरेक्टली कम्युनिकेट करो या फिर पोस्ट के द्वारा करो। ऐसा ना हो कि आप कबूतर उड़ा रहे हो या हॉर्स के द्वारा हॉर्स के गले में आपने एक पट्टा बांध दिया और आप प्रॉमिसर को भेज रहे हो कि हमने एक्सेप्ट कर लिया, या कोई अनऑथराइज्ड पर्सन है जो बता रहा है प्रॉमिसर को कि आपका जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो यानी कि जो तरीका है वो यूजुअल एंड रीजनेबल मैनर यानी कि डायरेक्ट तरीके से ही होना चाहिए। इसके बाद तीसरा जो एसेंशियल ये है कि जो भी एक्सेप्टेंस हुई है वो रीज़नेबल टाइम के अंदर ही होनी चाहिए, यानी कि ऐसा ना हो कि टाइम ख़त्म हो जाए और आप एक्सेप्टेंस के लिए ही बैठे रह जाएं। जैसे कि आपने एक यूनिवर्सिटी में किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई किया और वहाँ पर आप एग्ज़ाम में क्लियर कर लिया और वहाँ पे आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। अब उस यूनिवर्सिटी में आपको काउंसलिंग के लिए जो बुलाया गया था वो एक लिमिटेड टाइम था, से 2 डेज़ ना। उन 2 दिनों में आपको काउंसलिंग में पहुंचना था लेकिन आप गए चौथे दिन या तीसरे दिन। तो इस केस में
आप ये नहीं कह सकते कि आपको तो ऑफ़र जो दिया गया था आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। आपका एक्सेप्टेंस तब तक नहीं है जब तक कि वो रीज़नेबल टाइम में भी ना हो जाए। यानी कि आपको अगर काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है तो आपको उस ऑफ़र को एक्सेप्ट उस रीज़नेबल टाइम में ही करना है, जैसे कि इस एग्जांपल में 2 दिन में। चौथा एसेंशियल है कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज मस्ट। ना हमने इस तरीके की चीज़ कार्लेल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी के केस में भी देखा था कि ये जो एक्सेप्टेंस है इसकी कम्युनिकेशन होना टू द प्रोमिसर ज़रूरी है, अनलेस एंड अनटिल प्रोमिसर इस चीज़ को वेव नहीं कर देता है। या फिर ये जो कम्युनिकेशन है चाहे वो एक्सप्रेस तरीके से हो, वर्ड से हो, लिखित हो, वर्बल हो, या फिर कंडक्ट के द्वारा भी कम्युनिकेशन हो, यानी कि कम्युनिकेशन होनी चाहिए जिससे कि प्रोमिसर को पता चले कि उसका जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है। यानी कि जैसे कि एक केस था फेल्ट हाउस वर्सेस बिंदली। ना इस केस में ये कुछ फैक्ट्स ऐसे थे कि एक ए पर्सन है और ए पर्सन ने अपने बी पर्सन जो उसका नेफ्यू है उससे कहा कि जो हॉर्स तुम्हारे पास में है यानी कि बी के पास में है, अगर वो इस बी द ए इज मेकिंग दिस कंडीशन बिफोर बी, क्या कह रहा है कि अगर बी ने कुछ दिनों कुछ पर्टिकुलर टाइम दिया कि अगर बी ने इस हॉर्स के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी तो ए ऐसा प्रज्यूम कर लेगा, ऐसा मान के चलेगा कि बी जो उसका नेफ्यू है उसने ये हॉर्स ए को बेच दिया। अब यहाँ पर बी की तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं आई, ना ही एक्सप्रेस ना ही इम्प्लाइड या किसी भी तरीके की। तो यहाँ पे सवाल उठा क्या इस तरीके की साइलेंस जो है क्या वो वैलिड एक्सेप्टेंस माना जाएगा या नहीं। तो यहाँ पर हेल्ड हुआ कि नहीं, ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि जो साइलेंस है इट डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, यानी कि सिर्फ दिमाग में किसी चीज़ को डिटरमाइन करना एक्सेप्टेंस अपने आप में नहीं है। और यही चीज़ हेल्ड की गई फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडली के केस में। नाउ फिफ्थ एसेंशियल जो है वो ये है कि जो एक्सेप्टेंस है इट हैज़ टू बी सिग्निफाइड टू दी ऑफरर, यानी कि जिस व्यक्ति ने प्रपोजल दिया था उसी व्यक्ति को एक्सेप्टेंस दी जाए। ऐसा ना हो कि बीच में कोई थर्ड पर्सन है जो कि एजेंट भी नहीं है, जो कि अनऑथराइज्ड पर्सन है, उसको आपने एक्सेप्टेंस दे दी और अब आप सोच रहे हो कि आपने तो अपनी तरफ से एक्सेप्टेंस दे दी है और सामने वाला जो है जो कि अनऑथराइज्ड पर्सन है वो किसी और को कम्युनिकेट कर देगा। ऐसा नहीं है। इसी तरीके का कुछ केस जो था वो बोल्टन वर्सेस जोन्स के केस में आया। बोल्टन वर्सेस जोन्स के केस में क्या हुआ कि एक ए पर्सन है जो बी पर्सन के साथ नॉर्मली काफ़ी सालों से क्लॉथ के बिजनेस में डील कर रहा था। अब ए पर्सन बी के साथ जो बिजनेस कर रहा था वो इस इंटेंशन से कर रहा था कि उसको बी का व्यवहार और उसकी जो बाकी का जो कोड ऑफ कंडक्ट है बिजनेस से रिलेटेड वो सारी चीज़ों से एग्री करता था और इसलिए वो बी के साथ वो बिजनेस में कंटिन्यू कर रहा था। लेकिन एक दिन बी ने ए को बिना बताए ये बिजनेस किसी सी पर्सन को बेच दिया। अब जो ए की डीलिंग्स थी अभी तक वो किसके साथ हो रही थी, वो बी पर्सन के साथ हो रही थी उस बिजनेस से रिलेटेड। लेकिन जब ए को बाद में पता चला इस बारे में कि अब उस बी की जगह सब्स्टिट्यूट कौन हो गया है, सी हो गया है, तो यहाँ पर अगर इन दोनों के बीच में जो ए अभी तक जितनी भी एक्सेप्टेंसेस कर रहा था या कोई भी ऑफर अगर जो बिजनेस की बी के बिजनेस की तरफ से आ रहा था, ए उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट इसलिए कर रहा था क्योंकि वो ये मान के चल रहा था कि ये बी पर्सन है। लेकिन जैसे ही उसको ये पता चला कि ये जो ऑफ़र है या ये जो कम्युनिकेशंस हैं, ये डीलिंग्स जो हैं ये बी के साथ में नहीं हो रही, अब ये सी के साथ में हो रही हैं, तो अब इस ए पर्सन का पूरा अधिकार है और ये पूरी तरीके से एंटाइटल्ड है कि वो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में से निकल जाए, इसको अवॉइड करे एंड ही कैन रिसाइन फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो इसीलिए जो एक्सेप्टेंस है वो भी सिग्निफाई किसके द्वारा होना, हैज़ टू बी सिग्निफाइड टू दी ऑफरर, यानी कि जो ऑफरर है उसी को ही सिग्निफाई की जाए एक्सेप्टेंस, ना कि किसी और व्यक्ति को। सो इट मस्ट बी गिवन ओनली बाय द पर्सन टू whom the offer is made। और इसी तरीके का केस बोल्टन वर्सेस जोन्स में था।
वेल नेक्स्ट जो यहाँ पे एसेंशियल है वो है कि एक्सेप्टेंस हैज़ टू बी सिग्निफाइड बाय द एक्सेप्टर। नाउ पॉवेल वर्सेस ली में कुछ इस तरीके का केस था जहाँ पे एक व्यक्ति है जिसको कि एक हेड मास्टर की पोस्ट के लिए नॉमिनेट किया गया किसी स्कूल के द्वारा। अब जब नॉमिनेशंस हुए और ऑब्वियसली बात है जब सिलेक्शन हुआ तो इस पर्सन ये जो प्लेंटिफ है पॉवेल इसके किसी अनऑथराइज्ड पर्सन ने यानी कि इसका वो एजेंट नहीं है पर इसका कोई हितैषी है जिसने इस बात को सुना कि पॉवेल का सिलेक्शन हो गया है एज अ हेड मास्टर और इस पर्सन ने उस प्लेंटिफ को यानी कि पॉवेल को ये न्यूज़ दी कि पॉवेल हैज़ बीन सिलेक्टेड एज अ हेड मास्टर इन दैट स्कूल। अब यहाँ पे जो स्कूल है स्कूल ने इस बारे में कोई कम्युनिकेशन अपनी तरफ से यानी कि ऑफिशियल या ऑथराइज कम्युनिकेशन कभी ऐसी की ही नहीं पॉवेल को। सवाल उठा कि क्या ये एक वैलिड एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, तो यहाँ पे ये हेल्ड किया गया कि इस तरीके की एक्सेप्टेंस वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस हैज़ टू बी सिग्निफाइड बाय द एक्सेप्टर। अगर पॉवेल जो ऑफर कर रहे हैं अगर स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं तो जो स्कूल वाले हैं वही तो एज एन एक्सेप्टर वही उसको सिग्निफाई करेंगे कि इनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है या इनके जो सिलेक्शन है वो हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब स्कूल अथॉरिटी ने किसी ऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा ऐसा कम्युनिकेट किया ही नहीं है यहाँ पे पॉवेल को प्लेंटिफ को तो ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं है। तो इसीलिए वेल एक्सेप्टेंस हैज़ टू बी सिग्निफाइड बाय द एक्सेप्टर ओनली। जो लास्ट पॉइंट है एसेंशियल का वो है दैट एक्सेप्टेंस मस्ट सक्सीड द ऑफर। इसका मतलब क्या है? जैसे कि अगर हम गिनतियों में देखें कि ऐसा नहीं हो सकता कि 2 के बाद 1 आए, हमेशा 1 के बाद ही 2 आता है। और उसी तरीके से एक्सेप्टेंस वैलिड होने के लिए पहले ऑफ़र होना चाहिए और फिर उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए। उल्टा नहीं हो सकता कि पहले एक्सेप्ट कर लिया गया और उसके बाद किसी चीज़ का ऑफ़र दिया गया। आई होप आपको इस वीडियो से रूल्स या एसेंशियल्स रिलेटेड टू एक्सेप्टेंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इन केस आपको कोई डाउट आता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।